बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज हमने चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर 4 जिसका नाम था पार्टनरशिप, आज की इस ऑनलाइन क्लास में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 में जो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या हुकूक होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या फ़र्ज होते हैं, फ़राइज़ होते हैं, इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके क्लास, यहाँ पर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम राइट्स ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ड्यूटीज़ की तरफ मूव करेंगे। तो चलते हैं पहले राइट्स ऑफ पार्टनर्स की तरफ कि क्या राइट्स हैं पार्टनर्स के, क्या हुकूक हैं, कौन से जो है वो हुकूक जब पार्टनर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप में, एज अ पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, प्रॉफिट और लॉस को शेयर और बेयर कर रहे होते हैं, तो फिर इन्हें क्या हुकूक जो है वो हासिल होते हैं, राइट्स क्या होते हैं पार्टनर्स के। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में शामिल हैं ये पॉइंट्स। पहला है राइट्स टू शेयर प्रॉफिट, सेकंड हमारे पास है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, थर्ड हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन राइट टू एक्सेस टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स, राइट टू रिटायर इमरजेंसी पावर, free from any liability before joining, no new partner to be admitted, right to share profits after separation। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स के हवाले से कि क्या हुकूक होते हैं पार्टनर्स के, जो जब पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर तो उन्हें क्या हुकूक हासिल होते हैं। जब भी सवाल आएगा एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये सवाल, तो आपने ये लिस्ट बनानी होती है। ये पॉइंट जो है वो लिस्ट कहलाते हैं। लिस्ट को बनाने के बाद के पार्टनर्स के क्या हुकूक हैं, इनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए चलते हैं इनको डिस्कस करने की तरफ कि जो हुकूक यहाँ पर मेंशन है ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर हेडिंग क्या डिस्क्राइब कर रही है पार्टनर्स के राइट्स के हवाले से। पहला पॉइंट हमारे पास था राइट टू शेयर प्रॉफिट। It is a right of all partners to sharing the profit and loss. Every partner has a right to share profit according to his share. At the time of agreement, a certain profit sharing ratio is worked out. कह रहे हैं कि जब पार्टनर्स दाखिल होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में और स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को, पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट को शेयर करने का राइट होता है तमाम पार्टनर्स का। तमाम पार्टनर्स को बराबर का ये हक हासिल होता है कि वो क्या करें, शेयरिंग करें प्रॉफिट को। और अगर नुकसान होता है तो नुकसान की सूरत में नुकसान को भी तमाम पार्टनर्स ने बेयर करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट की रेशो क्या होगी ये हम डिसाइड करते हैं एग्रीमेंट जब बन रहा होता है पार्टनरशिप का। जब पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होती है तो हमने कहा था कि इसेंशियल होता है एग्रीमेंट कि आप लाजमी तौर पर जो है वो एग्रीमेंट बनाएं, उसके बाद जो है वो बुनियाद रखें अपने पार्टनरशिप की, इस कारोबार की। तो एग्रीमेंट के वक्त ये डिसाइड होता है, एग्रीमेंट बनाते वक्त, इस्टेब्लिशमेंट के बाद पार्टनरशिप जब स्टार्ट हो रही है उस वक्त ये डिसाइड होता है कि प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तहत जो है प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या रेशो होगा, ये इस्टेब्लिशमेंट के वक्त, बनाते वक्त, फॉर्मेशन के वक्त एग्रीमेंट में रिटर्न लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही टर्म डिफाइन कर रही है कि पार्टनर का हक है कि तमाम पार्टनर्स शेयर करेंगे प्रॉफिट को और लॉस को भी। तमाम पार्टनर्स को यह हक हासिल है कि वो उनका शेयर होता है प्रॉफिट में, जितना भी फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसमें हिस्सा होता है पार्टनर का। अब कितना हिस्सा है ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट जब बनाया गया है तो उसमें क्या डिसाइड है। क्या आपके लगाए गए पैसे तक जो है वो डिसाइडेड हुआ है कि इतना पैसा लगाया है तो इतना रेशो आपको प्रॉफिट का मिलेगा, या फिर इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर, मुआहदे की कंडीशंस पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने जो है वो राइट को डिस्कस कर लिया पार्टनरशिप के कि क्या है पार्टनरशिप का राइट। पहला पार्टनर्स का राइट क्या है, पहला कि तमाम पार्टनर्स को प्रॉफिट को शेयर करने का हक हासिल है। अगर फर्म में होता है प्रॉफिट या फिर नुकसान तो पार्टनर्स को ये हक है कि वो शेयर करें, अपना हिस्सा हासिल करें। कितना हिस्सा है, क्या रेशो है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। सेकंड हम राइट को डिस्कस कर लेते हैं टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में शमूलियत का हक हासिल होता है पार्टनर्स को। आप एज अ पार्टनर इस पार्टनरशिप में दाखिल हो चुके हैं, एग्रीमेंट बन चुका है, पैसा आपका इन्वेस्ट हो चुका है, तो अब तमाम पार्टनर्स को ये हक होता है कि वो अगर शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, काम परफॉर्म करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो तमाम पार्टनर्स को इक्वल राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, फंक्शंस में। और जो काम है, जो मैनेजमेंट संभालने के लिए काम परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, अगर पार्टनर विल है, पार्टनर चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करना, तो कोई दूसरा पार्टनर इनको रोक नहीं सकता। तमाम पार्टनर का ये हक है क्योंकि वो पार्टनर्स हैं, मालिक हैं, पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए वो कारोबार में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं मैनेजमेंट परफॉर्म करने में, काम परफॉर्म करने में, फंक्शंस को परफॉर्म करने में।
ये हेडिंग डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पर, इट इज अ राइट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप. Partners possess the right of participate in management irrespective of their capital investment or profit sharing ratio. This right is decided at the time of agreement. कह रहे हैं कि ये वाला जो राइट है वो कैपिटल पर लगाए गए कैपिटल पर या फिर प्रॉफिट रेशियो पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इररिस्पेक्टिव होता है कि पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है. तमाम पार्टनर्स को इक्वल राइट होता है कि वो अगर चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो भी वो कारोबार में करना चाहते हैं. पार्टनर्स पोजेस द राइट, पार्टनर को ये हक है टू पार्टिसिपेट, शमूलियत इख्तियार करें इन मैनेजमेंट, काम में, काम करने में, एडमिन कंट्रोल करने में, फंक्शंस परफॉर्म करने में, डिफरेंट एक्टिविटीज सरगर्मियां परफॉर्म करने में. अगर पार्टनर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये तमाम पार्टनर का राइट है कि वो पार्ट ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं काम परफॉर्म करने में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल, कितना पैसा लगा हुआ है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. इसके बिल्कुल हटकर इससे जो है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको अगर शमूलियत अख्तियार करनी है तो पार्टनर का हक है कि वो शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं मैनेजमेंट में. दिस राइट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. ये राइट भी जो है वो जब कारोबार इस्टेब्लिश हो रहा होता है पार्टनरशिप का, जब पार्टनरशिप बन रही होती है तो एग्रीमेंट के वक्त ये डिसाइड होता है किस पार्टनर को क्या राइट होगा और किस पार्टनर को जो है वो शमूलियत अख्तियार करने का हक हासिल है मैनेजमेंट में. तो ये बात एग्रीमेंट के वक्त ही डिसाइड हो जाती है कि पार्टनर्स अगर चाहें तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं मैनेजमेंट में, शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये हमने सेकंड जो है वो राइट को डिस्कस कर लिया पार्टनर्स की, कि पार्टनर्स को क्या राइट हासिल है कि वो हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं कारोबार की मैनेजमेंट को परफॉर्म करने में. और ये बात उसी वक्त डिसाइड होती है जब कारोबार बन रहा होता है, जब कारोबार का एग्रीमेंट बन रहा होता है, एस्टेब्लिशमेंट हो रही होती है, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन हो रही होती है. तो उस वक्त एग्रीमेंट बनाते वक्त ये राइट जो है वो लिखा हुआ होता है और डिसाइड होता है कि तमाम पार्टनर्स को शमूलियत का हक हासिल होगा मैनेजमेंट में. शमूलियत का हक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रेशियो से इररिस्पेक्टिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड राइट को डिस्कस कर लिया. चलते हैं थर्ड की तरफ. थर्ड यहाँ पर राइट को डिस्कस कर लेते हैं, राइट टू एक्सेस टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स. It is a right of all partners to inspection of account books. Whether a partner is active or dormant, he has the right to access to accounting and other records. If a partner is unfamiliar with them, he may appoint an attorney provided the other partner have no objection. पहले तो इस टर्म के मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि राइट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये हेडिंग क्या डिस्क्राइब कर रही है. ये हेडिंग कह रही है कि तमाम पार्टनर्स को ये हक हासिल होता है कि वो एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग की बुक्स तक और अदर रिकॉर्ड्स तक जो है वो पहुंच होती है पार्टनर्स की. पार्टनर्स वो लोग हैं जो कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, कारोबार को मिलकर चला रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, और तमाम पार्टनर्स ऑनर हैं कारोबार के. तो ऑनर को, पार्टनर को ये हक हासिल होता है पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कि वो क्या करें, एज अ ऑनर जब भी चाहे अकाउंटिंग की बुक्स को और अदर रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, उनकी पहुंच है वहां तक, और वो चाहें तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब कर दी कि तमाम पार्टनर का ये हक है कि वो इंस्पेक्शन करें, तहकीकात करें अकाउंट बुक्स के हवाले से. अकाउंटिंग बुक डिस्क्राइब कर रही होती है लेन देन को, ट्रांजेक्शन्स को, कितना लेन देन हुआ है, ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है, अमाउंट कितना गया है, अमाउंट आया कितना है, इस सब बारे में रिकॉर्ड में जो है वो मौजूद होता है. तो फर्म में जब भी पार्टनर चाहें जाकर अकाउंटिंग की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. चाहे पार्टनर एक्टिव पार्टनर हो या फिर डोरमेंट पार्टनर हो. एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि एक्टिवली मैनेजमेंट के तमाम काम परफॉर्म कर रहा होता है. डोरमेंट पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं. ये वो पार्टनर होता है जो सारे काम परफॉर्म नहीं करता, बल्कि पैसा लगाकर जो है वो सिर्फ घर में बैठा हुआ होता है या फिर ऑफिस में सिर्फ बैठा हुआ होता है, इसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, ये कारोबार की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करता. तो अब पार्टनर एक्टिव है या डोरमेंट है, दोनों पार्टनर्स को ये हक हासिल है कि वो जब भी चाहें अकाउंटिंग की बुक्स को और अदर रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं अकाउंटिंग और अदर रिकॉर्ड्स तक, ताकि चेक करें कि फर्म में क्या चल रहा है, कितना लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है, इनकम कितना हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ है, बैलेंस शीट क्या शो कर रही है. ये सब चीज को चेक करने का पार्टनर्स को हक हासिल होता है. अब अगर पार्टनर फैमिलियर नहीं है, नहीं जानता अकाउंटिंग के हवाले से, ट्रांजैक्शंस के हवाले से, रिकॉर्ड किस तरह चेक करते हैं नहीं मालूम, इनकम एक्सपेंस के हवाले से नहीं मालूम, आइडिया नहीं है, अनफेमिलियर है, इलिटरेट है, मतलब इतना लिटरेट नहीं है, तो अब पार्टनर क्या कर सकता है, अपनी प्लेस पर किसी और पर्सन को लाकर चेक करवा सकता है अकाउंटिंग की बुक्स को, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को.
इस बात पर कि सेकंड पर्सन को लाकर पार्टनर चेक करवा रहा है, तमाम पार्टनर जो दूसरे पार्टनर्स है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो ये पार्टनर का हक है कि वो क्या करे, जब भी चाहे एक्सेस कर सकता है अकाउंटिंग और अदर रिकॉर्ड्स तक चेक करने के लिए कि फर्म में क्या चल रहा है। थर्ड राइट को हमने डिस्कस कर लिया, राइट टू एक्सेस टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स। तमाम पार्टनर का हक है अकाउंटिंग की बुक्स को चेक करना। अब वो एक्टिव है या डोरमेंट पार्टनर है, दोनों पार्टनर को इक्वल राइट हासिल है एक्सेस टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स के। और इसके साथ ही अगर पार्टनर अनफेमिलियर है इस टर्म के हवाले से, इस अकाउंटिंग और अदर रिकॉर्ड्स को चेक करने के हवाले से नॉलेज नहीं है पार्टनर को, तो अपनी प्लेस पर लाकर किसी और शख्स के थ्रू चेक करवा सकता है अकाउंटिंग की बुक्स और अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को। इस पर दूसरे पार्टनर्स कोई ऑब्जेक्शन करने के जो है वो काबिल नहीं होते, कोई पार्टनर जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। ये हमने थर्ड राइट को डिस्कस कर लिया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट राइट को, फोर्थ हमारे पास है। फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ये भी पार्टनर का हक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या डिफाइन करती है ये हेडिंग? It is a right of all partners to offer opinion in business decision. Interest on capital to partner is allowed only when the agreement permit in such case. Interest is deducted from the profit. तमाम पार्टनर्स को डिसीजन मेकिंग का तो हक हासिल होता ही है। जब भी पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं तो मिलकर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हवाले से बात हो रही है। तमाम पार्टनर्स को जब एग्रीमेंट बन रहा होता है तो उसी वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हवाले से भी जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, पार्टनर को कितना कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब डिसाइड होता है एग्रीमेंट पे, और उसके लिहाज से जो फिर है इंटरेस्ट की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो ये भी हक है पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हासिल करना, क्योंकि ये परमिट है, इसकी इजाजत दी हुई है। एग्रीमेंट बनाते वक्त ये बात लिखी हुई थी कि पार्टनर्स को उसी कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इन सच केस इस केस में होता क्या है, इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ हमने फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तमाम पार्टनर्स को ये हक हासिल है कि वो कैपिटल पर इंटरेस्ट हासिल करें। फिफ्थ राइट को डिस्कस करते हैं, फ्री फ्रॉम एनी लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग। अगर कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर, पहले से स्टार्ट हुई पार्टनरशिप को, कुछ पार्टनर्स ने पहले से स्टार्ट किया हुआ था पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप रनअप में थी, और न्यू पार्टनर कोई एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में, तो उस नए आने वाले पार्टनर को ये हक हासिल है कि वो जो पार्टनर्स पुराने काम कर रहे थे मिलकर, उन्होंने जितना भी कर्जा लिया हुआ है वो न्यू आने वाला पार्टनर उससे आज़ाद होगा। पिछले जो कर्जे लिए गए हैं नए पार्टनर की ज्वाइनिंग से पहले, नया पार्टनर उन पुराने कर्जों की अदायगी से आज़ाद होगा। ये टर्म ये डिफाइन कर रही है। फ्री, आज़ाद है, फ्रॉम एनी लायबिलिटी, किसी भी किस्म के कर्जे से, बिफोर ज्वाइनिंग, जो इस पार्टनर की ज्वाइनिंग से पहले लिया गया है। फर्म ने पहले लिया था, पार्टनर्स ने पहले लिया था, और ये पार्टनर न्यू पार्टनर है, तो ये पार्टनर आज़ाद है पुराने कर्जों से। ये पार्टनर का हक है कि नया आने वाला पार्टनर पुराने कर्जों से आज़ाद होगा। जो पुराने पार्टनर है वो उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आपने जो है वो पुराने कर्जे पे करने में हमारी जो है वो हेल्प करनी है या मदद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा हक ये हो गया कि नया आने वाला पार्टनर पुराने कर्जों से जो पार्टनर्स ने लिए हैं उससे आज़ाद है। ये डिस्कस करते हैं इस टर्म को। A partner is not liable for any dues or commitments before his joining the firm. Such dues and commitments are the responsibility of the old partner. नया पार्टनर जो आ रहा है वो किसी भी किस्म की कमिटमेंट या फिर जो है वो लायबिलिटी से आज़ाद होगा जो इसकी ज्वाइनिंग से पहले लिए गए हैं। अब वो कमिटमेंट, वो लायबिलिटीज कौन पूरे करेंगे, जिम्मेदारी किसकी है? जो ओल्ड पार्टनर थे, जिन्होंने ये कमिटमेंट किए थे, जिन्होंने ये लायबिलिटी जो है वो ली थी, कर्जा लिया था, वो जिम्मेदार है इस कर्जे को, इस कमिटमेंट को पूरे करने के और इस कर्जे की अदायगी के। तो नया पार्टनर का ये हक है कि वो आज़ाद है उन कमिटमेंट से, उन ड्यूज से, उन लायबिलिटीज से जो उसकी ज्वाइनिंग से पहले लिए गए हैं। ये पांचवें पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, फ्री फ्रॉम एनी लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट 6 राइट को डिस्कस कर लेते हैं हम। नो न्यू पार्टनर टू बी एडमिटेड। कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता तमाम पार्टनर्स की मर्जी के बिना। तमाम पार्टनर्स को हम जब तक इंफॉर्मेशन ना दे दें कि हम इस पार्टनर को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ऐसे किसी भी पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स को बताए बिना इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पार्टनर को ये हक हासिल है कि वो क्या करें, पहले जाने कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, बताएं अपने पार्टनर्स को कि हम इस पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी पार्टनर को बताए बिना न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं तो ये जो है वो अलाउ नहीं होगा। पार्टनर का राइट है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए न्यू पार्टनर की एडमिशन के हवाले से। नो पार्टनर हैज द राइट टू एडमिट a new one without the prior consent to the other partner। कह रहे पहले से आप क्या करें, दूसरे पार्टनर्स को बताएं, दूसरे पार्टनर्स की मर्जी के बिना आप नए पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। इट कैन बी डन ओनली व्हेन द पार्टनरशिप डीड मेक्स प्रोविजन फॉर इट।
तो यहाँ पर इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। नो न्यू पार्टनर टू बी एडमिटेड का मतलब ये है कि पार्टनर का हमारे पास राइट है कि जब भी हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं तो अदर पार्टनर जो पुराने पार्टनर हैं उनकी मर्जी से हम न्यू पार्टनर को ऐड करेंगे, उन्हें बताकर हम न्यू पार्टनर को ऐड करेंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर या फिर उन्हें बताए बगैर हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। देन फिर 7th हमारे पास राइट है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स आफ्टर सेपरेशन। ये पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है पार्टनर के राइट को कि अगर पार्टनर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, रिटायर हो जाता है तो अब क्या होगा, कोई भी इधर हो सकता है सेपरेट होने का, तो यहाँ पर अब क्या होगा, फर्म के एसेट्स को सेल आउट कर जो प्रॉफिट होगा वो भी पार्टनर में शेयर किया जाएगा और जो पार्टनर का प्रॉफिट है वो उसको दे दिया जाएगा। डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। आफ्टर हिज सेपरेशन फ्रॉम द फर्म, retirement, death, bankrupt insanity, the partner or his heir has to right to take back his capital and profit। कह रहे हैं कि सेपरेशन के बाद, अब सेपरेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है कि रिटायर हो जाना, डेथ हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, इंसैनिटी हो जाना, तो ये तमाम कंडीशन होती है जहाँ पर पार्टनर जो है वो फर्म से अलग हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो पार्टनर का कैपिटल उसको वापस कर दिया जाएगा और अगर कुछ प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट हुआ है कैपिटल पर तो वो भी उसको वापस किया जाएगा, वो भी उसको दिया जाएगा प्रॉफिट भी। इसके साथ ही अगर फर्म खत्म होती है तो एसेट्स पर जो प्रॉफिट हो, एसेट्स को सेल आउट करके जो पैसे हासिल होंगे वो भी पार्टनर को दिए जाएंगे। तो ये कंडीशंस थी हमारे, ये राइट था हमारे पास, 7 राइट हमने डिस्कस किया कि क्या कंडीशन है सेपरेशन की। अगर पार्टनर सेपरेट होता है किसी भी रीजन से, रिटायरमेंट, डेथ, बैंकरप्ट हो जाना, इंसैनिटी हो जाना, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पार्टनर को ये हक हासिल है कि उसका कैपिटल उसको वापस किया जाए और प्रॉफिट भी दिया जाए। यहाँ पर 8 राइट को डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू रिटायर इमरजेंसी पावर, क्या एक्सप्लेन कर रही है हेडिंग, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। इन सच अ केस ही हैज टू इन्फॉर्म ऑल अदर पार्टनर्स। Each partner can take in an emergency such measures as necessary for safeguarding the interest of other partners and the firm। कह रहे हैं कि तमाम पार्टनर्स को रिटायर इमरजेंसी पावर का हक तो हासिल है, लेकिन इस सिलसिले में जरूरी है कि वो क्या करें, तमाम पार्टनर्स को इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये इंटरेस्ट में होना चाहिए, सेफगार्ड में होना चाहिए, सपोर्ट में होना चाहिए, किसके, पार्टनर्स के, दूसरे पार्टनर्स के जो कि फर्म में शामिल हैं, आपके साथ एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर 8 राइट को हमने डिस्कस किया। पार्टनर का राइट है टू रिटायर इमरजेंसी पावर। तो क्लास यहाँ पर हमारा राइट्स का टॉपिक तो खत्म होता है। हमने कहा था कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम राइट्स और ड्यूटीज के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो राइट हमने डिस्कस कर लिए पार्टनर्स के कि क्या राइट है, क्या हुकूक है अगर पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में। अब हम सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ड्यूटीज हैं, क्या लायबिलिटीज हैं पार्टनर्स की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है, पार्टनर के फराइज क्या हैं। ड्यूटीज, राइट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम फर्ज के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के हवाले से डिस्कस करते हैं कि अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, पैसा लगाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट नुकसान को बर्दाश्त करते हैं, प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं, तो क्या जिम्मेदारियां होंगी पार्टनर्स की कारोबार के लिए, क्या फर्ज होंगे पार्टनर्स के, क्या फराइज होंगे कारोबार के लिए। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। पहला हमारे पास है टू एक्ट विद इन जुरिस्डिक्शन, कानून के मुताबिक अमल करना पहला फर्ज है पार्टनर का। नॉट टू ट्रांसफर इट्स मेंबरशिप, अपनी मलकियत किसी और को ना देना, सेकंड ड्यूटी है पार्टनर की। टू एक्ट ऑनेस्टली, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि पार्टनर्स का ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है टू फर्निश ट्रू अकाउंट्स बुक, यानी ट्रू अकाउंट्स बनाना, ट्रू अकाउंटिंग बुक्स बनाना, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही बताना, जितना नुकसान हुआ है उतना ही रिकॉर्ड करना, ये भी फर्ज है, ये भी जिम्मेदारी है पार्टनर की। यूज ऑफ फर्म एसेट्स, फर्म के असासों को इस्तेमाल फर्म के लिए करना, ये भी पार्टनर की जिम्मेदारी है। टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात को डिस्क्लोज करना पार्टनर्स के साथ, ये भी पार्टनर का फर्ज है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, अगर नुकसान हुआ है तो अपने आप को भी जिम्मेदार मानना, नुकसान को भी बर्दाश्त करना। जिस तरह प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर के साथ, इस तरह ये हक है पार्टनर का कि वो क्या करें, नुकसान को भी बर्दाश्त करें और उसकी जिम्मेदारी ले, पीछे ना हटें। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट है किस हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के हवाले से। इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने पहले पॉइंट्स बनाने होते हैं, इनकी लिस्ट बनाने के बाद इन्हें वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है।
तो आइए चलते हैं एक्सप्लेन करने की तरफ। पहला पॉइंट है मेरे पास ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, टू एक्ट विद इन जुरिस्डिक्शन। टू एक्ट मतलब अमल करना, विद इन जुरिस्डिक्शन कानून के दायरे में रहते हुए, लीगल काम करना, कोई भी इलीगल काम ना करना, कानून के दायरे में रहते हुए कारोबार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पहला फर्ज है, पहली जिम्मेदारी है तमाम पार्टनर्स की। Each partner is bound to remain within his limits set by agreement or partnership act. If he violates these rules and other partners consequently suffer, he will be liable to compensate for the loss or damage. कह रहे हैं कि अगर तमाम पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं पार्टनरशिप में, तो एग्रीमेंट के वक्त कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड हो जाती हैं, तो तमाम पार्टनर ने बाउंड रहना है, उन लिमिट्स में रहते हुए अपने काम को परफॉर्म करना है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। ये आपका जो है वो फर्ज है कि आप क्या करें, मुआहदे के मुताबिक काम करें। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स के हिसाब से जो ड्यूटीज आप पर, जो फर्ज है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें। तो तमाम पार्टनर्स क्या हैं, बाउंड हैं कि वो क्या करें, लिमिट में रहते हुए काम करें जो एग्रीमेंट में डिसाइड है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिसाइड था। अगर कोई पार्टनर तोड़ता है उसूलों को, एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करता है और इसकी वजह से दूसरे पार्टनर्स को नुकसान होता है, तो अब वो वाला पार्टनर क्या करेगा, जिम्मेदार होगा उस नुकसान को बर्दाश्त करने का। लायबल जिम्मेदार है किस चीज का, कंपनसेट, अदायगी करे फॉर द लॉस, उस नुकसान की जो उसकी वजह से दूसरे पार्टनर्स को या फिर कारोबार को, फर्म को सामना करना पड़ा है जिस नुकसान का। तो ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि पार्टनर की क्या है, ड्यूटी है, फर्ज है, जिम्मेदारी है कि वो एग्रीमेंट में रहते हुए पार्टनरशिप एक्ट के तहत काम करे, अपनी लिमिट के में काम करे, कोई भी इलीगल काम ना करे, रूल्स को जो है वो ब्रेक ना करे, एग्रीमेंट की जो है वो एग्रीमेंट के मुताबिक काम करें, एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी ना करें, डिसएग्रीमेंट जो है वो कंडीशन अराइज ना करें, और पार्टनर की वजह से अगर किसी दूसरे पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो फिर वो कंपनसेट करने का भी जिम्मेदार होता है, उस नुकसान का, उस डैमेज का। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नॉट टू ट्रांसफर इज मेंबरशिप। जैसे कि स्टार्ट में हमने कहा था कि हमने डिसएडवांटेजेस में भी पढ़ा था इसका, ये पॉइंट के आप अपनी जगह पर किसी और को नहीं ला सकते, अपने शेयर किसी और को नहीं दे सकते, अपनी प्लेस पर किसी और को मालिक नहीं बना सकते। तो अब ये पार्टनर का हक है कि वो इस डिसाइड कंडीशन, जो कंडीशन डिसाइड हो चुकी थी एग्रीमेंट बनाते वक्त कि आप ऑनर हैं, आपका पैसा लगा हुआ है, आपका नाम एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आप अपनी प्लेस पर किसी और को नहीं ला सकते, आप अपने शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते। इसका फर्ज है कि वो इसके मुताबिक काम करे और अपनी प्लेस पर किसी और को लेकर ना आए। नॉट टू ट्रांसफर, मुंतकिल ना नहीं हो सकती, ना करे मुंतकिल, हिज मेंबरशिप, अपनी मेंबरशिप, अपनी ऑनरशिप, अपनी मलकियत किसी और को। आइए डिस्कस करते हैं इस ड्यूटी को। No partner has the right to transfer his share to another person. A partner, however, may transfer his share or profit to another without affecting the right of other partners and the status of the firm. The partners abide by the partnership contract agreement. कह रहे हैं यहाँ पर तमाम पार्टनर का ये हक है कि वो अपनी प्लेस पर किसी और को नहीं ला सकते। नो पार्टनर हैज द राइट टू ट्रांसफर, किसी भी पार्टनर को ये हक हासिल नहीं है टू ट्रांसफर कि वो क्या करे, ट्रांसफर करे हिज शेयर, अपने शेयर को, टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन पर। ठीक है, ना ही आप अपने शेयर्स किसी और को दे सकते हैं, ना ही किसी और को अपनी प्लेस पर मालिक बना सकते हैं, ना ही अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही अपना प्रॉफिट किसी और को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने अपना वो प्रॉफिट हिस्सा लेकर किसी और को दे दिया, तो वो एक अलग कंडीशन है, क्योंकि इससे इफेक्ट नहीं हो रहा दूसरे पार्टनर्स पर या फिर फर्म पर, तो ऐसा करना फिर पॉसिबल है। लेकिन अपनी प्लेस पर किसी और को लाना, अपनी जगह पर किसी और को मेंबर या फिर ऑनरशिप देना, ये मुमकिन नहीं है। शेयर्स को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, आपका नाम एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आप ही ऑनर हैं, आप ही को मेंबरशिप हासिल है, प्रॉफिट्स आप ही को मिलेगा, आपकी प्लेस पर अगर आप किसी और को लाना चाहते हैं तो नहीं ला सकते। ये डिस्क्राइब कर रही है ये टर्म। तो ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो क्या करे, इस टर्म को जो है वो एक्सेप्ट करे, माने इस बात को, और अपनी प्लेस पर किसी और को ना लाए, अपने शेयर्स और अपना प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर ना करे। नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस कर लेते हैं, टू एक्ट ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम परफॉर्म करना, ईमानदारी से अमल करना, फंक्शंस परफॉर्म करना, एक्टिविटीज परफॉर्म करना। ये थर्ड ड्यूटी है, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर की। Every partner is required to act fairly and honestly in the conduct of business. He should not act in a way that is injurious to other partner or that bring a bad name to the firm.
कह रहे हैं कि अगर पार्टनर ऑनेस्टली काम नहीं करता, फेयरली काम नहीं करता, अब इसे करना चाहिए, ये फर्ज है पार्टनर का कि वो क्या करे, फेयरली काम करे, ऑनेस्टली काम करे और बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज को भरपूर अंदाज में ईमानदारी से परफॉर्म करे। लेकिन अगर ईमानदारी से परफॉर्म नहीं कर रहा और कुछ फ्रॉड वगैरह किया है पार्टनर ने और अब इसकी वजह से इंजर्ड हो रही है दूसरे पार्टनर्स की इमेज, खराब हो रही है, डैमेज हो रही है पार्टनरशिप की इमेज या फिर फर्म की इमेज और फर्म का नाम जो है वो बैड नेम में आ रहा है, ब्लैक लिस्ट में आ रहा है, तो अब ये पार्टनर जिम्मेदार होगा। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से क्या हो, पार्टनर्स का या फिर फर्म का नाम जो है वो बैड लिस्ट में आए। तो यहाँ पर थर्ड आपकी ड्यूटी है, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऑनेस्टली और फेयरली काम करना है, बिजनेस के काम परफॉर्म करने हैं, बिजनेस कंडक्ट करना है ऑनेस्ट वे में, फेयर वे में। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। तमाम पार्टनर्स नुकसान के भी जिम्मेदार होंगे। तमाम पार्टनर्स जिस तरह प्रॉफिट शेयर करने के लिए आगे आगे थे, इस तरह जो है वो लॉस की भी क्या है, जिम्मेदारी अपनी मानेंगे कि हमारी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है, नुकसान बर्दाश्त भी करेंगे तमाम पार्टनर्स मिलकर। तमाम पार्टनर्स का ये फर्ज है कि वो नुकसान के टाइम पर भी फर्म का साथ दें, पार्टनर्स का साथ दें। The partners must share profit and also bear loss. Partners shares in profit and loss in accordance with the ratio worked out in the agreement. ये पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है, ये बात डिफाइन कर रहा है यहाँ पर कि क्या है, जिस तरह प्रॉफिट शेयर हुआ था सेम ऐसी तमाम पार्टनर लॉस को भी बेयर करेंगे। किस तरह लॉस को बेयर करना है, क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है, ये जब कारोबार इस्टेब्लिश हो रहा होता है तो उस वक्त कारोबार को बनाते वक्त बनता है एग्रीमेंट, उसमें डिसाइड होता है प्रॉफिट और लॉस का रेशो कि कितना परसेंट होगा, इक्वल होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होगा, ये एग्रीमेंट के वक्त डिसाइड था। तो यहाँ पर फर्ज है आपका कि एग्रीमेंट के वक्त जो डिसाइड की गई है लॉस बेयरिंग की रेशो और प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो, तो आपने जिम्मेदारी से काम करना है और अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मानना है लॉस का, और आपने लॉस बेयर करना है अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एग्रीमेंट में जो रेशो डिसाइडेड है उसके लिहाज से। ये फोर्थ आपकी ड्यूटी है। फिफ्थ हम डिस्कस कर लेते हैं, यूज ऑफ फर्म एसेट्स। फर्म के एसेट्स को फर्म के पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पार्टनर का पांचवा फर्ज है। यहाँ पर पांचवी हेडिंग डिस्क्राइब कर रही है कि पार्टनर का फर्ज है कि फर्म के एसेट्स को, फर्म के असासों को फर्म के फायदे के लिए, कारोबार के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। असासों में यहाँ पर शामिल हैं चीजें, लैंड, इन्वेंट्री, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये तमाम चीजें जो है वो एसेट्स में आती हैं, असासों में आती हैं। Okay, for every partner, it is legally bounding to use assets only in the interest of the firm. Whether it is telephone, computer, photocopier, vehicles, premises, or even merchandise, must not be used to satisfy personal needs. कह रहे हैं कि तमाम पार्टनर्स का ये फर्ज है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, लीगल वे में जो है वो एसेट्स को यूज करें, फर्म के असासों को यूज करें, वो भी फर्म के इंटरेस्ट के लिए, फर्म के बेनिफिट के लिए। आप चाहे कोई भी एसेट्स यूज करें, टेलीफोन, कंप्यूटर, फोटोकॉपियर मशीन्स हैं, प्रीमिसेस है, मर्चेंडाइज है, व्हीकल्स हैं, आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस लिए होना चाहिए, फर्म के पर्पस के लिए होना चाहिए, फर्म के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। आपने अपनी पर्सनल नीड्स को, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को फुलफिल करने के लिए, ज़ाती नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपने फर्म के एसेट्स को यूज़ नहीं करना। आपकी जिम्मेदारी के इन एसेट्स को फर्म के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। ये पांचवी ड्यूटी हो गई पार्टनर की। नेक्स्ट हमारे पास है टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन। हर बात अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करना जो कारोबार के लिए आप जानते हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है या फिर नुकसान की वजह बन सकती है। जो भी रिलेवेंट बात है कारोबार के हवाले से वो आप डिस्क्लोज करें, बताएं। ऑल इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात अपने तमाम पार्टनर्स को। The structure of partnership firm stands on mutual cooperation and confidence. It is not desirable to use obtain information in personal interest. A partner should perform the business work. The partner makes majority decision in business matters. कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी पार्टनर के पास कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि कारोबार से रिलेवेंट है, कारोबार से जो है वो लिंक करती है, तो जरूरी है फिर क्या करें कि आप डिस्क्लोज करें, बताएं अपने तमाम पार्टनर्स को। क्या पता वो आपके कारोबार की कामयाबी की वजह बन जाए या फिर वही आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो उससे फिर सिक्योर हो जाएं, आप बच जाएं नुकसान से। तो यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपने तमाम पार्टनर्स के साथ उस मालूमात को शेयर करना है, मिलकर डिसीजन लेना है। डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी की बुनियाद पर होते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली पार्टनरशिप जो स्टैंड हो रही होती है, जो बन रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है इसकी, वो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन पर होती है। यानी आप मिलकर बाहिमी रजामंदी से कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए, यकीन करते हुए, बिलीव कर स्टार्ट करते हैं इस कारोबार को कि अगर होगा प्रॉफिट तो हम शेयर करेंगे, होगा नुकसान तो हम बेयर करेंगे। इन्वेस्ट करते हैं पैसा, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आती है आपके पास तो उस इंफॉर्मेशन को आपने पर्सनल कंसीडर नहीं करना, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करना, बल्कि आपने कन्वे करना है, बताना है, डिस्क्लोज करना है अपने तमाम पार्टनर्स के साथ, ताकि फिर आप डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। या आपकी 6 ड्यूटी है, तमाम पार्टनर की 6 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी में ये पॉइंट शामिल है, टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन। 7 हमारे पास है टू फर्निश ट्रू अकाउंट्स। आपको सही से अकाउंट्स की बुक को जो है वो फर्निश करना है। अकाउंट्स की बुक रिकॉर्ड करते हैं हम, अकाउंट्स की बुक बनाते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड करते हैं लेन देन, कितनी इनकम हुई है, ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ है, बैलेंस शीट में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितना इन्वेस्ट है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इस सब के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद होती है। तमाम पार्टनर का ये फर्ज है, ये ड्यूटी है कि वो ठीक से फर्निश करें, बनाएं किसको, अकाउंटिंग की बुक्स को दुरुस्त तरीके से बनाएं। जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही बताएं, ये फर्ज है आपका। जितना नुकसान हुआ है उतना ही जो है वो आगे रिकॉर्ड करें। Those partners actively participating are legally bound to furnish true accounts of the firm. Those who are assigned to work to sell, buy, make payments, receive collectibles and cash should do so honestly and in the best interest of the firm. कह रहे तमाम पार्टनर्स जो कि लीगली बाउंड होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं कारोबार की, उन्हें ट्रू अकाउंट्स बुक फर्निश करनी है, ट्रू अकाउंट्स बुक बनानी है, ऑनेस्टली वर्क करना है, कुछ भी गलत बयानी नहीं करनी। आपने जो भी काम करना है, अकाउंट्स की बुक जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस, वो आपने फर्म के इंटरेस्ट के लिए रिकॉर्ड करना है। ऑनेस्ट वे में ईमानदारी से काम करते हुए सही अमाउंट बताना है प्रॉफिट का या फिर नुकसान का। यह आपका 7th फर्ज है, 7th ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके क्लास, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने डिस्कस किया राइट्स ऑफ पार्टनर्स के हवाले से एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स के हवाले से। क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स की जब वो स्टार्ट करते हैं, मिलकर कारोबार को, पार्टनरशिप को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन्हें क्या हुकूक और क्या फ़राइज़ सरअंजाम देने होते हैं, इसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे और न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।